किसान बहन भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं हर बुधवार हमारा प्रोग्राम पशुपालकों के लिए होता है। आज भी हम पशुपालकों के लिए जानकारी देंगे और ऐसे ही एक पंजाब के पशुपालक हैं नरेंद्र भाई। वो पशु पालते हैं, गाय रखते हैं और आप ये समझते हैं कि पशुपालक का किसान का एक चोली दामन का साथ है। पशु के साथ खेती है, खेती के साथ अनाज पैदा करता है किसान। तो एक ऐसा सिस्टम है, फसल चक्र है जो कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सके। उसके साथ साथ खेती के साथ साथ पशुपालक है, मुर्गी पालन है, सूअर पालन है, बकरी पालन है। तो ये ऐसा व्यवसाय है कि जो किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। किसान भाइयों, पशुपालक से तो हम आपको मिलवाएंगे ही, लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम शुरू करते हैं खबरें खेती से। गेहूं में यूरिया का इस्तेमाल, मछली बीज की बड़ी योजना से मिले बेहतर परिणाम, मत्स्य पालकों को लाभ। गेहूं की सीधी संरक्षित खेती बिजाई, गौशालाओं पर तैयार डाटाबेस, पशुपालकों में मांग बढ़ी और पीला रतुआ रोधी गेहूं की किस्म। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा भटनागर। अब खबरें विस्तार से। गेहूं में अगेती किस्मों की बुआई हो चुकी है। 30 से 35 दिनों की फसल में सिंचाई व यूरिया इस्तेमाल का समय आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दोनों प्लॉट में एक ही साथ गेहूं की फसल बोई गई है और इसमें जो मुख्य अंतर मैं दिखाना चाहता हूं, ये फसल आपको थोड़ी सी पीलापन लिए हुए नज़र आ रही है और इसकी जो बढ़वार है वो उसमें ज़्यादा ग्रीन या ज़्यादा हरापन दिखाई दे रहा है। इस फर्क का कारण है यूरिया डालने का। इसमें हमने पानी लगाने से तुरंत पहले यूरिया डाला गया है और इसमें हम पानी अभी जैसे ये पानी लगाने के बाद जब खेत बदतर कंडीशन में आया है तब इसमें यूरिया डाला है। तो मैं ये पिछले 4 सालों से यहाँ ये प्रयोग कर रहा हूँ कि जिसमें हम पानी से तुरंत पहले यूरिया डाल देते हैं पहले पानी पे और ऐसे दूसरे पानी पे, तो हमारी बढ़वार पे भी, फसल की बढ़वार पे भी साफ साफ उसका अंतर देखा जा सकता है और इसका 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का पैदावार में भी फ़र्क पड़ता है। तो यही मैं किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि अपने खेतों में यूरिया पानी के तुरंत पहले डालें, न कि पानी के बाद। इससे 8 से 10 दिन का जो गैप आता है उससे हम बच सकते हैं और पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। आमतौर पर मछली पालकों को सही और उचित मात्रा में मछली जीरा यानी बीज न मिल पाने के कारण मत्स्य वैज्ञानिकों द्वारा एक वृहद बीज योजना को सामने लाया गया है। पेश है शोध परक सफलता पर ये रिपोर्ट। जल की कलकल में पल पल पनपती है मछलियां जल कृषि का मुख्य आधार है। मत्स्य पालकों के लिए आलदम मत्स्य जीरा यानी बीज की मांग को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा महाबीज योजना की शुरुआत की गई थी, जो आज फल फूल रही है। इस योजना के अंतर्गत परिषद के मछलियों से जुड़े संस्थानों में इंडियन मेजर कॉर्प, कैटफिश, श्रिम्प, झींगा, सजावटी मछलियां आदि में बीज तैयार किए गए हैं, जिन्हें मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, मत्स्य पालकों को स्वयं का बीज बनाने का परीक्षण भी दिया जा रहा है। आजकल हमारे कई किसान धान एवं गेहूं की सीधी बिजाई कर संरक्षित खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बारे में बता रहे हैं युवा किसान विकास चौधरी। मैं पिछले 5 सालों से संरक्षित खेती पे काम कर रहा हूँ, जिसमें धान की सीधी बिजाई और गेहूं की बिजाई पूरे पराल में हैप्पी सीडर से। अगर हम गेहूं की बिजाई हैप्पी सीडर से करते हैं तो हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम सिंगल ऑपरेशन में ही अपनी गेहूं की बिजाई कंप्लीट कर लेते हैं और इसके अलावा हमें कोई बर्निंग नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं करना होता। अगर हम आम किसान की बात करें तो एक किसान 1 एकड़ में लगभग 4000 रुपये खर्चा करता है बिजाई के समय, और जबकि हम हैप्पी सीडर से 1200 रुपये में बिजाई कर देते हैं। दूसरा, हमारे खेत में मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, क्योंकि लाइन टू लाइन के बीच में हमारा सारा पराल पड़ा रहता है, जिससे कि हमारा वीड भी कम आता है और हमारे खेत में मॉइस्चर रहता है। अगर मार्च के महीने की बात करें, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो हमें पानी अगर नहीं भी लगाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और इसके अलावा हमारी जो उपज है उसमें 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमारे खेत में मॉइस्चर मेंटेन है और इससे आई थिंक हम एक पानी की बचत भी कर सकते हैं। देश में देसी गायों के विकास के लिए गौशालाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
इन गौशालाओं के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी देती एक डाटाबेस तैयार की गई है। आखिर ये क्या कुछ समेटे हुए है और कैसे लाभकारी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में बड़ी संख्या में संचालित गौशालाएं देशज गोवंशी पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्र और राज्य सरकारों की गौशालाओं की जानकारी एक स्थान पर एकत्र करने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक विस्तृत डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनका एक इतिहास, एक भूमि संख्या, संपत्ति सूची, बजट आदि की जानकारी रखी जाएगी। प्राथमिक स्तर पर हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत करते हुए 105 गौशालाओं का विवरण तैयार हो चुका है। यह डाटाबेस एक दूसरे की उपलब्धियों और कार्यप्रणाली की जानकारी सहज ही उपलब्ध कराएगा। इस कड़ाके की सर्दी में गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाएं तो ये रतुआ रोग का लक्षण नहीं है। कई ऐसी किस्में हैं जिसमें गेहूं की पत्तियां पीली हो जाती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया, किसान भाइयों, मौसम बदल रहा है और अभी जनवरी में, जैसे जनवरी के अंत में पीले रतुए की आने की संभावना रहती है, लेकिन जैसे मौसम अभी ख़राब हो गया है तो कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें पत्ते पीले हो जाते हैं। कुछ किसान पीले रतुए को और पीले पत्तों के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते और उनको लगता है कि शायद पीला रतुआ आ गया है। हालांकि किसान भाइयों को चाहिए कि उसकी पहचान के लिए पत्ते को तोड़कर देख लें। यदि पत्ती से पीला पाउडर हाथ पे लग जाए तो वो पीला रतुआ है। यदि पीला पाउडर हाथ पे ना लगे तो समझ लीजिए कि दूसरे कारणों से ये पत्ते पीले पड़ गए हैं। कई प्रजातियों में मौसम की वजह से पीलापन आ जाता है या ज़्यादा पानी लग जाए तब भी फसल पीली हो जाती है। उसके लिए पीले रतुए का नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है। फसल जहाँ पेड़ के आसपास है, विशेष रूप से पॉपुलर जहाँ लगे हुए हैं, वहाँ पर पीले रतुए के आने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए अपने खेत का समय के साथ साथ निरीक्षण करते रहें। जैसे ही पीला रतुआ आपको दिखाई दे, या तो नज़दीक के किसी भी कृषि वैज्ञानिक से या कृषि विशेषज्ञ को आप अवगत करा दें ताकि उसके लिए आप स्प्रे कर पाएँ। अगर पीले रतुए का प्रकोप हुआ है तो उसके लिए आपको प्रोपिकोनाजोल है या ट्राइडिमिफोन है, इनका 0.1% का छिड़काव आप खेत में करें। मौसम में बड़ी ठंड ने कृषि क्रियाओं को नया रूप दिया है। आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कृषि क्रियाएं की जानी हैं। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों में दक्षिण तटीय तमिलनाडु में बारिश हो सकती है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिक कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक और मांग उछाल ले रही है। उत्तर भारत की मंडियों में भेली गुड़ खासी मांग बनाए हुए हैं, इसलिए अधिक आवक होने के बावजूद भी दामों में गिरावट नहीं है। उधर मसालों में हल्दी की आवक बढ़ी है, मगर मंडी में आड़तीय सीमित मात्रा में हल्दी खरीद रहे हैं। कारण साफ है कि उपभोक्ता भी बड़ी मात्रा में खरीद नहीं करना चाहता। वर्तमान आंकड़ा बताता है कि 500 बोरी हल्दी की आवक में 445 बोरियां ही खरीदी जा सकी। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हम आज अपनी कैमरा टीम के साथ पंजाब में मोगा ज़िले से बोल रहे हैं और यहाँ एक ऐसा, मैं तो ये कहूँगा फिर कि एक हाईटेक फार्म, डेयरी फार्म दिखाएंगे आपको। डेयरी की कामयाबी का नुस्खा ये है कि जितनी आप कॉस्ट ऑफ लेबर या किसी चीज़ पे भी, चाहे फीडिंग है, चाहे ब्रीडिंग है, चाहे मैनेजमेंट है, जितना पैसा कम कर देंगे उतना ही आपको दूध में फ़ायदा मिलेगा। यानी कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो ये उनके अपने विचार थे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं उनका डेयरी फार्म और उनके क्या विचार हैं, किस तरह मैनेज किया, कहाँ से शुरू किया, चारा जो है उसका कैसे प्रबंध करते हैं। ये आइए सुनते हैं और चलते हैं उनके डेयरी फार्म पे और उन्हीं की ज़बानी आप भी सुनिए। पिछले दिनों पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में कस्बा जगराओं में पीडीएफए द्वारा पशु मेले का आयोजन किया गया। यहाँ पर कई प्रगतिशील पशुपालकों ने भाग लिया। यहाँ हमने डेयरी व्यवसाय से जुड़े प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की। इसी प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन मेले में हमारी कृषि दर्शन टीम ने ढूंढ निकाला एक युवा पशुपालक सरदार नरेंद्र सिंह को, जिन्होंने अपने पिता से डेयरी संबंधी जानकारी हासिल की है। पंजाब के खेतों के बीच बनी ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त डेयरी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए प्रेरणादायक है। हमको इस डेयरी के बारे में जानकारी देते हुए युवा नरेंद्र सिंह ने अपनी जुबानी बताया। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਈ ਔਰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 300 ਗਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ट्रेनिंग भी की थी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ भी एक ट्रेनिंग ਲਈ। और लास्ट ईयर हमने पंजाब गवर्नमेंट ने हमें भेजा इज़राइल में। 15 दिनों की ट्रेनिंग वहाँ से हमने ली और वहाँ देखा क्या हमारे फार्म में और पंजाब के फार्मिंग में और इज़राइल के फार्मिंग में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। वहाँ जो देखा उनका टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर के बिल्कुल साथ चल रहा है और वो दूध क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। हमने वहाँ देखा कि वो कूलिंग यूनिट वहाँ लगा हुआ था जो हमारे से ज़्यादा था। हमने यहाँ आके पहले कूलिंग यूनिट लगवाया। कूलिंग यूनिट से एनिमल जो भी हाई यील्ड एनिमल है उनका दूध बढ़ गया और गर्मी से जानवरों को राहत मिल गई और जानवर पट्ठा ज़्यादा खाएंगे गर्मी में और जितनी कूलिंग मिलेगी और जितना खाएंगे उतना ज़्यादा दूध पैदा करेंगे। भाई नरेंद्र सिंह जहां एक और पशु आहार का ध्यान रखते हैं, वहीं ऑटोमेटिक तरीके से मल मूत्र को साफ करने का भी प्रबंध कर रखा है। हमारे फार्म में सफाई के लिए जो स्क्रैपर है हमने स्वीडन से मंगा के यहाँ लगवाया है। उसमें क्या है, मशीन है, एक मशीन ही सफाई करती है और उसमें किसी भी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमने मशीनरी इसलिए लगाया है कि लेबर की कम से कम ज़रूरत पड़े। जो लेबर पे पैसा लगता है वो पैसा हमारा सेव हो जाए, वो लेबर का पैसा हमें बचता है और उससे हमारी बचत हो जाती है। ये सारे साल हरा चारा भी अपने खेतों में तैयार करते हैं। अपने पशुओं की दुग्ध देने की क्षमता के आधार पर दाना मिक्सचर नियमित रूप से देते हैं।
हम 120 एकड़ की खेती करते हैं, जिसमें हम साल में 3 फसलें लेते हैं। हम उसमें धान और पोटैटो, उसके बाद हम उसमें मेज़ की बिजाई करते हैं मक्का की, और मक्का का जो उसको हम फार्म में साइलेज के लिए यूज़ करते हैं। और जो सर्दी में हम थोड़ा राई ग्रास और लूसन बीजते हैं और उसको भी हम फार्म में यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्या है कि पराली का जो धान की पराली बचती है उसकी बेल बनाते हैं, उसको ड्राई मैटर के लिए हम फार्म में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो मिनरल मिक्सचर है वो हम अपना पीडीएस का यूज़ करते हैं। और हाई यील्ड एनिमल्स के लिए हम अपना जो है रॉ मटेरियल रखते हैं, उसमें सोयाबीन का जो खल बनता है वो रखते हैं, सरसों का खल है और नमक है, कॉटन सीड यूज़ करते हैं और मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं। और उसमें जो जितना ज़्यादा एनिमल दूध देने वाला है उसको फीड थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जो कम दूध देने वाला है उसको थोड़ा फीड कम दे देते हैं। और जो ड्राई एनिमल्स हैं उसका हम फीड अलग तैयार करते हैं और काफ का अलग फीड तैयार करते हैं। अपने पिता के मार्गदर्शन में इस डेयरी को सफल बनाने में कामयाब रहे हैं नरेंद्र सिंह। इस डेयरी की शुरुआती जानकारी देते हुए नरेंद्र सिंह के पिता सरदार सुखपाल सिंह ने अपनी जुबानी यूं बताया। पहले हम खेती के साथ 20-22 पशु रख के वही देसी धंधे से दूध की पैदावार थोड़ी बहुत ही लेते रहते थे। तो 2099 में हमारे बच्चे जो हमारे साथ देने लग गए, तो पहले बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़कर हमारे साथ हाथ बटाना चाहा। तो हमने पूछा, बेटे आप क्या काम कर सकोगे हम खेती में, तो हम अकेला बहुत हैं, 2 नौकर रख लेते हैं। तो बोला, भाई डैडी जी या तो डेयरी फार्म कमर्शियल बना दो या मैंने विदेश भेज दो। हमने सोचा भी विदेश जाने में तो बहुत औखियाइयाँ आती है, पैसा ख़राब होता है, एजेंट ट्रेवल एजेंट जो ठगी लगा लेते हैं। हमने फिर कमर्शियल डेयरी फार्म 2000 में तैयार कर दिया, एक शेड बना दिया, 20 गऊ का फार्म बहुत बढ़िया बना दिया। तो 5 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, तो हमने काम चलवा दिया हमारे बेटे को। जब छोटे बेटे ने भी पढ़ाई छोड़ दिया तो हमने सोचा हमारा 50 गऊ पर फार्म चला गया सी 2005 में। तो हमने सोचा भी मेरे पास फार्म के लिए जगह कम है, 10-20 बछड़ी हर साल बेचने पड़ता, बेच देता सी, पर मन नहीं खुश होता सी। हम सोचते थे 200-300 गऊ का फार्म हो तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो हमने फिर 2005 में यहाँ से ज़िला पटियाला गांव संदरौली से शिफ्ट करके लंगियाना ज़िला मोगा में एक प्लाट खरीद लिया 20 एकड़ का। यहाँ हमने कमर्शियल डेयरी फार्म बनाकर अपना जो डेयरी फार्म है बहुत बढ़िया मैकेनाइजेशन डेयरी फार्म बनाया, जो सारी मशीनरी की सुविधा मेरे मिल गया। विदेश में बच्चे मेरे जाते आते रहे, तो वहाँ से देख के नकल करके, तो वहाँ कंपनियों से बात करके विदेशी मशीनरी सारी खरीद कर लाए हैं। तो इस टाइम हमारे लेबर की जो प्रॉब्लम है बहुत कम है, सिर्फ 2 या 3 बंदा 300 गऊ को पट्ठा खिलाना, मिल्किंग करना, सब काम करने के लिए निर्भर है। तो मेरे को बहुत आसानी है हम डेयरी फार्म चलाना। हम लोग बात देखते हैं किस गऊ को पट्ठा काम है, किसने दाना नहीं खाया, किस जहाँ खेल में पानी नहीं है, तो क्या सफाई का प्रबंध कैसे है। मेरा हम देखने पाखने का ही काम रह गया है। हम वृद्ध बंदा, वैसे तो जो लेबर नहीं होता तो हम लोग लोडर चला के TMR चलाकर हम आप भी फीडिंग दे देते हैं पशुओं को, पर ज़्यादातर हमारे बेटे जहाँ हमारा जो 2 नौकर रखे हैं वो फार्म को सामते हैं। नाल खेती का भी काम है, हम लीज पर लेकर ज़मीन तो 100-120 एकड़ की खेती भी करते हैं। हमारे बच्चे को सहयोग यही देते हैं, ये तो एक बेटा मेरा खेती का काम सामता है, एक बेटा फार्म का संभालता है। ये तो अगर फार्म में नहीं है, बेटा बाहर गया है, तो फार्म में हम लोग सब देखभाल करते हैं। ये अगर खेती में दूसरा बेटा नहीं है तो खेत में भी देख रेख सब करते हैं। सभी काम दोनों पासे चलते हैं। हम तो एक टिप्पणी का काम करते हैं जी।
पार्लर में इकट्ठा किया जाता है, जहां पर दूध टैंकर आकर नियमित रूप से दूध आम आदमी तक पहुंचाता है। दूध निकालने के लिए हमारे पास मिल्किंग पार्लर है, जो हमने फॉरेन से मंगवा के यहाँ लगवाया है। 12 एनिमल्स एक बार जाते हैं, कंप्यूटराइज मशीन है वो। जब एनिमल एंटर करता है उसके अंदर, तो एनिमल का जो नाम है, उसका टैग नंबर है, वो मशीन कंप्यूटर रीड कर लेता है। उस पर एनिमल का नंबर और मिल्क कंप्यूटर में चला जाता है, किस एनिमल ने कितना दूध दिया, वो सारा बायोडाटा कंप्यूटर में चला जाता है। उसको हम 1 साल बाद भी निकाल के देख सकते हैं। और जो एनिमल बीमार है उसका भी हमें कंप्यूटर पे पता चल जाता है। किस जानवर ने कब हीट में आना है वो भी हमें कंप्यूटर पे पता चलता है। किसकी कब काविंग हुई है, कब उसने ड्राई होना है, सारा हमें कंप्यूटर बताता है। मिल्किंग पार्लर से दूध निकालने के बाद दूध हमारा पैकों में चला जाता है, जिसमें हमें उसको यहाँ फार्म पे ही ठंडा करते हैं दूध को। दूध का 4 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ला प्योर की गाड़ी आती है, उसमें लोड कर देते हैं। हमारा गाय के थन से दूध निकलने के बाद गाड़ी तक और प्लांट तक जाने तक हमारे दूध को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगता, जिससे बैक्टीरिया नहीं बढ़ते और दूध की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी रहती है। PDFA के में हमें आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और ये हर 1 महीने के बाद PDFA की एक मीटिंग होती है, उसमें लेक्चर होता है। कभी ब्रीड पे हो जाता है और कभी डिजीज़ पे हो जाता है, तो वहाँ अच्छे जो डॉक्टर लोग आते हैं, वो हमें बताते हैं कि जानवरों को कैसे संभालना है, कैसे रखना है। उसका बहुत ज़्यादा सहयोग है। PDFA का जो सबसे मेन काम है, वो छोटे फार्मर्स को लोन दिलवाती है और हमें लोन, करोड़ों में लोन भी मिल जाते हैं और उससे हम काम चलाते हैं। और उसके बाद PDFA में जानवरों को रख रखाव के लिए और उनको खाने के लिए आहार जो है, वहाँ हमें बताते हैं कि जानवरों को कैसे खिलाना है, कैसे उनको रखना है, पानी कैसे देना है। और जो सेक्स सीमन है अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं हम, वो PDFA में आता है और वो हमें ठीक रेट पे दे देते हैं। और उससे क्या है कि 90% हमारे बछड़ी आती है और जो 10% बच्चे आते हैं वो हम दूसरे फार्मों वाले हमसे ले जाते हैं मेल रखने के लिए। इस प्रकार सरदार नरेंद्र सिंह अपनी डेयरी को बड़ी सफलतापूर्वक संचालित कर पंजाब में खूब नाम कमा रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है, अच्छी डेयरी करने के लिए, जो कामयाबी करने के लिए हमें एक तो जानवरों के लिए फॉडर अच्छा होना चाहिए, जिसका हम साइलेज बनाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और फीड अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, हम मार्केट में जो दूध बेचना है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए कि हम क्या रेट दूध बेचना है। अगर हम, और दूसरा लेबर कम करें, कोई भी हम मशीनरी लगा के उससे लेबर कम करें, जितनी हम लेबर कम करेंगे उतना हमारा मुनाफा बढ़ेगा और मार्केट में दूध अच्छे रेट में मिलेगा तो भी हमारा मुनाफा बढ़ेगा। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और आपको प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल करें
और हमें जानकारी दें, जिससे कि हम उत्साहित होकर के अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए बना सकें। अब कल का प्रोग्राम हम आपको बताते हैं। खबरें खेती की तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक ऐसे किसान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि खेती करता है और अच्छा किसान है। इसी के साथ कृषि दर्शन का समय समाप्त होता है। किसान बहन भाइयों, नमस्कार।